हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। हम लोगों ने PE1 पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और अब हम हाफ ईयरली पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। PE1 पोर्शन में चैप्टर 1 to 4 हम लोगों ने पढ़ा था और नेक्स्ट चैप्टर 5 से हम लोग हाफ ईयरली पोर्शन में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 जिसका नाम है हाई स्कूल में। यह जो पार्ट है इसमें महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से यह पाठ लिया गया है और विद्यालयी जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं कि शनै शनै यानी कि धीरे धीरे जीवन को एक दिशा मिलने लगती है। इस पाठ में व्यायाम, आलेखन कला और अन्य भाषाओं के अध्ययन के विषय में गांधी जी के विचारों का एक विवेकपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट होता है। आलेखन कला मतलब राइटिंग स्किल। और ज़रा सोचें, एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। व्यायाम, आलेखन कला तथा विभिन्न भाषाओं का अध्ययन हमारी शिक्षा को पूर्णता प्रदान करते हैं, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। आइए अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि पाठ का नाम है हाई स्कूल में, और यह जो पाठ है वह गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के प्रयोग। ये इसका हिंदी वर्जन है और इसका इंग्लिश वर्जन है द ट्रूथ ऑफ माई लाइफ। तो आत्मकथा, ये जो चैप्टर है इसकी विधा जो है आत्मकथा है। तो आत्मकथा किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी जो होता है उसको हिंदी में जीवनी कहते हैं और ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। तो जो जीवनी होती है वो किसी और के द्वारा किसी और के बारे में, मतलब एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन के बारे में लिखा जाता है। उसके जीवन से लेकर के उसकी मृत्यु तक की घटना को लिखा जाता है। लेकिन जो आत्मकथा होती है वो स्वयं के बारे में लिखी हुई होती है, यानी कि जो लेखक होता है, जो राइटर होता है, वो अपने के बारे में लिखता है। जब वह लिखने बैठता है जब वह जानने लायक होता है, अपनी घटनाओं को, अपने द्वारा की गई चीज़ों को जानने लगता है, तब से लेकर के और जब वह लिखने बैठता है तब तक की घटना को वह अपनी आत्मकथा में लिखता है। जो भी चीज़ें उसे इम्पोर्टेंट लगती हैं उन सारी चीज़ों को वो अपनी आत्मकथा में लिखता है। तो गांधी जी भी ने अपनी कथा लिखी है और जिसका नाम है सत्य के प्रयोग, और इसका इंग्लिश वर्जन है द ट्रूथ ऑफ माई लाइफ। तो उसी का एक अंश है हाई स्कूल में। जब ये हाई स्कूल में यानी कि ये 10th में थे तब इनके साथ कौन सी घटना घटी थी, ये सारी चीज़ें इन्होंने इस पाठ में बताया है। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। गांधी जी बताते हैं कि हाई स्कूल में वो बुद्धू नहीं थे। मतलब बुद्धू नहीं का मतलब कि वो ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं थे और ज़्यादा वो सिली, मूर्ख भी नहीं थे। वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट में आते थे, मीन्स सामान्य स्टूडेंट में आते थे। शिक्षकों का प्रेम हमेशा उनको प्राप्त होता रहता था, मीन्स टीचर्स उनको बहुत मानते थे। और जो हर साल माँ बाप को यानी कि पेरेंट्स को जो भी पढ़ाई तथा कैरेक्टर के बारे में स्कूल से जो भी सर्टिफिकेट भेजे जाते थे उसमें कभी भी इनके पेरेंट्स को शिकायत का मौका नहीं मिला था। उनमें किसी भी दिन इनकी शिकायत नहीं होती थी और दूसरे दर्जे यानी कि क्लास 2nd में इन्होंने इनाम भी पाया था और 5th क्लास में तथा 6th क्लास में इनको क्रमशः 4 और 10 रुपये की मासिक छात्रवृत्तियाँ भी मिली थी। मासिक छात्रवृत्तियाँ मतलब मंथली स्कॉलरशिप मिली थी। छात्रवृत्ति मिलने में उनको ऐसा लगा कि छात्रवृत्ति मिलने में इनकी योग्यता, मीन्स इनकी एलिजिबिलिटी से ज़्यादा इनकी तकदीर ने साथ दिया था, मीन्स इनके भाग्य ने, इनके लक ने साथ दिया था। ये छात्रवृत्तियाँ वो बता रहे हैं कि ये जो छात्रवृत्तियाँ होती थी, मीन्स जो स्कॉलरशिप उस समय होता था, वो सिर्फ यहाँ पे सोरठ लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये सोरठ लिखा हुआ है, ये सोरठ नहीं है, मेरठ है। मेरठ प्रांत के विद्यार्थियों के लिए ही थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में मेरठ प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ये स्कॉलरशिप इनको मिली थी 5th और 6th क्लास में,
एक्चुअली में वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं थी, वो मेरठ प्रांत के स्टूडेंट्स के लिए थी। लेकिन 40-50 यानी कि एक क्लास में 40 या 50 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, जिसमें मतलब मेरठ प्रांत के 40-50 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, लेकिन स्टूडेंट बहुत कम थे, जिस वजह से ये योग्य छात्र तो थे ही, मीन्स अच्छे स्टूडेंट तो थी ही, इसी वजह से इनको भी वो स्कॉलरशिप मिल गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेस स्टूडेंट्स ऑफ मेरठ प्रांत। तो अपनी तरफ से तो वो कह रहे हैं कि उनको याद था कि वो इतने एलिजिबल नहीं थे, इतने योग्य नहीं थे। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिली तो आश्चर्य होता, मीन्स जब उनको प्राइज़ या स्कॉलरशिप मिलती थी तो उनको आश्चर्य होता था, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता था। वो कह रहे हैं कि उनको अपने कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा ख्याल रहता था। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता, मीन्स कभी भी अगर उनसे कोई भूल हो जाती थी, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे या फिर उनसे कोई और भूल हो जाती थी जिससे उनके कैरेक्टर पे दाग लगे, तो उनको बहुत ज़्यादा रोना आता था। यदि उनसे कोई ऐसा काम हो जाता कि शिक्षक को उन्हें शिक्षक को उनकी कंप्लेन करनी पड़े अथवा उनका ऐसा ख्याल भी आ जाए, तो गांधी जी के लिए यह असह्य होता था, मीन्स गांधी जी इसको सहन नहीं कर पाते थे। कह रहे हैं कि उनको याद है, मीन्स वो कह रहे हैं कि मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था, एक बार उनकी पिटाई भी हुई थी, और कह रहे हैं कि मुझे इस बात पर कोई दुख ना था कि मैं पिटा, उनको इस बात का कोई दुख नहीं था कि वो उन्हें मार पड़ी, उनको पनिशमेंट मिला, परंतु इस बात का महा दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। लेकिन इस बात का उन्हें दुख हुआ कि उन्हें पनिशमेंट दिया गया, मीन्स पनिशमेंट का पात्र समझा गया उनको। उस बार वो बहुत रोए थे, और यह घटना कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये घटना जो है वो क्लास सेकंड की है। जब उनकी पिटाई हुई थी तो वो क्लास सेकंड में थे, इस वजह से तो क्लास सेकंड में ही थे और उनको पनिशमेंट मिला तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। दूसरी घटना 7वें दर्जे की है। उस समय दोराबजी एदलजी गीमी हेडमास्टर थे, मीन्स जो सेकंड इंसिडेंट था वो क्लास 7th में जब ये थे तब की है। उस समय जो हेडमास्टर यानी कि प्रिंसिपल जो थे वो थे दोराबजी एदलजी गीमी, उनका नाम था, और वह विद्यार्थी प्रिय थे, मीन्स वह स्टूडेंट को मतलब अच्छा बनाना चाहते थे, क्योंकि वह सबसे नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते थे। मीन्स वो स्टडी तो अच्छी करवाते थे, मीन्स टीचर तो अच्छे थे ही, साथ में वो अनुशासन प्रिय भी थे, मीन्स उनको अनुशासन ज़्यादा पसंद था, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते भी थे और सबसे करवाते भी थे। तो उस समय क्लास 7th में ये थे गांधी जी। उस समय क्या घटना घटी आगे देखते हैं। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत क्रिकेट लाजिमी कर दिया था, मीन्स जो अपर क्लास के स्टूडेंट थे उनके लिए एक्सरसाइज और क्रिकेट उन्होंने कंपलसरी कर दिया था। लेकिन मुझे उनसे अरुचि थी, मीन्स वो जो गांधी जी थे उनको क्रिकेट और एक्सरसाइज दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बोल रहे हैं कि लाजमी होने के पहले तो मैं कसरत क्रिकेट या फुटबॉल में कभी नहीं जाता था, मीन्स जब कंपलसरी नहीं किया गया था तो वो कभी नहीं जाते थे न, और ऐसा करने में कई कारण था। न जाने में मेरा झेपूपन भी एक कारण था, वो हेजिटेशन फील करते थे, किंतु अब मैं देखता हूँ कि कसरत की वह अरुचि मेरी भूल थी। बट अभी जब वो ऑटोबायोग्राफी लिखने बैठे हैं तब उनको समझ में आ रहा है, मीन्स जब वो बड़े हुए तब उनको समझ में आया कि अगर वो एक्सरसाइज नहीं करने चाहते थे या उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं था तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। वो सोचते थे कि एजुकेशन के साथ एक्सरसाइज का कोई रिलेशन नहीं है। पीछे जाकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्याध्ययन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का। बाद में उनको समझ में आया कि एक्सरसाइज का भी उतना ही इम्पोर्टेंस होना चाहिए जितना कि एजुकेशन में, उतना ही इम्पोर्टेंस होना चाहिए जितना कि बुकिश नॉलेज का होना चाहिए। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत के लिए न जाने से मुझे कोई नुकसान न हुआ, लेकिन वो बता रहे हैं कि
यद्यपि वो कसरत नहीं करते थे, मीन्स एक्सरसाइज नहीं करते थे, फिर भी उनको ज़्यादा नुकसान ना हुआ। क्यों? इसका कारण था कि उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है, और ये चीज़ उनको पसंद आई थी, और तभी से उन्होंने हाई स्कूल के दिनों से ही घूमने की आदत डाल दी थी। और इस आदत की वजह से वो हमेशा मतलब घूमते रहते थे, तो उनका जो शरीर था वो थोड़ा बहुत गठीला हो गया था। और कह रहे थे कि क्रिकेट और एक्सरसाइज में इंटरेस्ट ना लेने का एक और कारण था, वो अपने पिताजी की सेवा करते थे। स्कूल बंद होते ही घर पहुंच जाते थे और उनकी सेवा में जुट जाते थे, लेकिन जब कसरत कंपलसरी कर दिया गया तब उनकी सेवा में विघ्न आने लगा था। मीन्स वो अपने पिताजी की सेवा अच्छे से नहीं कर पाते थे। मैंने गिमी साहब से अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए मुझे कसरत से माफ़ी मिलनी चाहिए, परंतु वे क्यों माफ़ी देने लगे। उन्होंने गिमी साहब से, मीन्स गांधी जी ने गिमी साहब से रिक्वेस्ट किया कि वो एक्सरसाइज से माफ़ी, मीन्स एक्सरसाइज के लिए उन्हें माफ़ कर देना, बुलाएं, बट गिमी साहब ऐसे नहीं थे। वो कंपलसरी था तो सबके लिए था। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था और शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। एक शनिवार की बात है, उसी टाइम जब वो कंपलसरी कर दिया गया था, तो शनिवार को सुबह का स्कूल था और शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। गांधी जी के पास घड़ी न थी और आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण उन्हें समय का पता न चला। बादलों से उन्होंने धोखा खा लिया। मीन्स बादलों से उनको थोड़ा सा लगा कि मतलब टाइम का पता नहीं चल पाया। जब तक कसरत के लिए वो पहुँचे तब तक लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने जब हाजिरी देखी तो उनको गैर हाजिर पाया, तो उनसे कारण पूछा। कारण तो जो था गांधी जी ने वही बतलाया, परंतु गिमी साहब ने सच नहीं माना और उन्होंने गांधी जी पर 1 या 2 आना, मतलब उनको सही से याद नहीं था, जुर्माना लगा दिया। उनको इस बात से दुख हुआ कि उनको इस बात से दुख नहीं हुआ कि उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, बल्कि इस बात से दुख हुआ कि उनको झूठा समझा गया। और वो ये सोच रहे थे कि मैं अपने आप को सच भी कैसे साबित करूं, कैसे साबित करते कि मैंने झूठ नहीं बोला है, पर कोई उपाय न था उनके पास और वो बेचारे मन मार कर रह गए। वो बहुत ज़्यादा रोए कि सच बोलने वाले और सच कहने वाले को गाफिल यानी कि असावधान भी नहीं रहना चाहिए। मीन्स अगर आप सच बोल रहे हैं तो प्रूफ भी अपने साथ में रखना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दरमियान, मीन्स ड्यूरिंग द स्टडी, उन्होंने ऐसी गफलत पहली बार की थी। मीन्स ऐसी असावधानी उन्होंने पहली बार की थी और शायद वो लास्ट भी था। मुझे कुछ स्मरण है। मीन्स गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि अंत को मैं जुर्माना माफ़ करा पाया था। वो कह रहे थे कि लास्ट में उन्होंने जुर्माना जो उनके ऊपर पेनल्टी लगी थी उसको उन्होंने माफ़ करा लिया था। अंत को कसरत से छुट्टी मिल गई, मीन्स लास्ट में उनको एक्सरसाइज से छुट्टी भी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास रखना चाहता हूँ, तब उससे छुटकारा मिल गया। जब उनके पिताजी की चिट्ठी हेडमास्टर साहब को मिली तो उन्हें छुट्टी मिल गई। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत लेने के लिए शायद मुझे सज़ा न भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। बस अगर उन्होंने एक्सरसाइज न किया, उसकी जगह पे उन्होंने घूमना जारी रखा, तो एक्सरसाइज का ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट उनके ऊपर ना पड़ा। लेकिन कह रहे हैं कि एक और चीज़ थी जो उन्होंने नहीं किया, जिसकी सज़ा उनको शायद आज तक भुगतनी पड़ी। क्या थी वो चीज़? पढ़ाई में खुशखत, मीन्स सुलेख होने की ज़रूरत नहीं, यह गलत ख्याल मेरे मन में जाने कहाँ से आ घुसा था। वो कह रहे हैं कि पढ़ाई में हैंड राइटिंग स्किल की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, ये गलत ख्याल उनके मन में आ गया था, जो ठेठ विद्यालय जाने तक रहा। ठेठ विलायत मतलब वो साउथ अफ्रीका जब गए थे वहाँ जब गए तब तक इनके मन में यही ख्याल था। फिर और ख़ासकर दक्षिण अफ्रीका में, जब वो साउथ अफ्रीका में गए थे, जहाँ वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े नवयुवकों की मोती की तरह अक्षर देखे, तब मैं बहुत लजाया और पछताया।
जब वहाँ पर उन्होंने लोगों की बहुत अच्छी हैंडराइटिंग देखी तो उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। उन्होंने क्या देखा कि बेडौल अक्षर होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। अतः उन्होंने अपना लेख सुधारने की कोशिश भी की, परंतु उनका कहना था कि पक्के घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। मीन्स जब एक बार घड़ा पक जाता है तो उस पर दोबारा कच्ची मिट्टी नहीं चढ़ती है। यानी कि अगर कोई काम बचपन में हमसे नहीं हो पाता है तो बड़े होने पर लाख कोशिश करने के बाद भी उसे सही नहीं किया जा सकता, ऐसा गांधी जी का मानना था। अतः उन्होंने पीछे से लेख सुधारने की कोशिश की बट ऐसा हो नहीं पाया। तो कह रहे हैं कि जवानी में जिस बात की अवहेलना मैंने की उसे मैं फिर आज तक न सुधार पाया। मीन्स उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हुई। अतः हर एक नवयुवक मेरे इस उदाहरण को देख कर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। मीन्स वो बता रहे हैं कि सबसे पहले हैंडराइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपका एजुकेशन इफ़ेक्टिव होता है। सुलेख के लिए चित्रकला आवश्यक है। मीन्स कह रहे हैं कि राइटिंग स्किल के लिए ड्राइंग आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी तो यह राय बनी है कि बालकों को आलेखन कला पहले सिखानी चाहिए। मीन्स वो कह रहे हैं कि बालकों को ड्राइंग सबसे पहले सिखानी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक याद रखता है और उन्हें आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचानने लगता है। और जब आलेखन या चित्रकला सीख कर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छापे की तरह हो जाएं। मीन्स वो कह रहे हैं कि जब बच्चों को ड्राइंग अच्छे से आ जाती है और उसके बाद वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो जो उनकी हैंडराइटिंग होती है ऐसा लगता है कि वो प्रिंट किया हुआ है। ऐसा नहीं लगता है कि वो लिखा हाथ से लिखा हुआ, ऐसा लगता है कि वो प्रिंट किया हुआ है। इस समय मेरे विद्यार्थी जीवन की 2 बातें लिखने जैसी हैं। आगे बता रहे हैं कि जब उनका पहला क्या था कि बहुत छोटे थे ये, तभी इनका विवाह हो गया था। मीन्स इनकी शादी कर दी गई थी, तो उसकी वजह से इनका 1 साल पढ़ाई में छूट गया था। उसकी कसर पूरी कराने की प्रेरणा मास्टर साहब ने दी। उनके जो टीचर थे उन्होंने उसकी कसर यानी कि उस गैप को दूर करने के लिए उन्होंने एक सलाह दी। उन दिनों जो परिश्रमी विद्यार्थियों को ऐसा करने की इजाज़त मिलती थी। मीन्स जो ज़्यादा हार्ड वर्कर स्टूडेंट थे उनको ऐसा करने की इजाज़त थी कि वो 6 महीने एक क्लास में रहते और 6 महीने दूसरी क्लास में चले जाते, अगर वो हार्ड वर्कर हैं और थोड़ा सा माइंडेड हैं तो उनके शिक्षक ने क्या किया, मीन्स उनके टीचर ने क्या किया, 6 महीने तक उनको तीसरे दर्जे में रखा और गर्मियों की छुट्टी के बाद उनको मीन्स पहले वाली परीक्षा के बाद चौथे दर्जे में उनको चढ़ा दिया। मीन्स क्लास 4th में उनका ट्रांसफ़र करा दिया। इस कक्षा में कुछ विषयों की शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती थी। क्लास 4th में कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, पर अंग्रेजी मैं कुछ ना समझ पाता। बट गांधी जी को इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में ना आती थी। भूमिति यानी कि रेखा गणित यानी कि रेखा गणित भी चौथे दर्जे से शुरू होता था। यानी कि क्लास 4th से रेखा गणित भी स्टार्ट होता था, यानी कि ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाता था। एक तो मैं उसमें कमज़ोर था और फिर समझ में भी कुछ ना आता था। गांधी जी को ज्योमेट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी और वो उसमें वीक भी थे। भूमिति शिक्षक पढ़ाने में तो अच्छे थे पर मेरी कुछ समझ में ना आता था। उनका कहना था कि टीचर तो अच्छे थे बट मुझे ही बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता था। इससे मैं बहुत बार निराश हो जाता। कभी कभी यह भी दिल में आता कि 2 दर्जों की पढ़ाई एक ही साल में करने से तो अच्छा है कि मैं तीसरी कक्षा में ही फिर चला जाऊं। यानी कि वो सोच रहे थे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे क्लास 3rd में ही पढ़ना था जिससे मेरा बेस थोड़ा मजबूत हो जाता। अभी तो उनको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर ऐसा करने से मेरी बात बिगड़ती। बाद में उन्होंने सोचा भी कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बात बिगड़ जाती। क्यों बिगड़ती? क्योंकि जिन शिक्षक ने उनका एडमिशन उनके ऊपर इतना भरोसा करके उनका एडमिशन क्लास 4th में करवाया था, उनकी इंसल्ट हो जाती। इसलिए उन्होंने ऐसा करने की बात मीन्स ऐसा करने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। आखिर परिश्रम करते करते जब यूक्लिड के 13वें प्रमेय यानी कि थ्योरम मीन्स थ्योरी का जो 13th
थ्योरम था, 13th थ्योरम पे जब ये पहुँचे तब उन्हें अचानक से लगा कि भूमिति तो सबसे सहज विषय है, मीन्स इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट। जिस बात में केवल बुद्धि का सीधा और सरल उपयोग करना है उसमें मुश्किल क्या है। उन्होंने सोचा कि इसमें तो सिर्फ माइंड का यूज़ करना है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद से भूमिति मेरे लिए बड़ा सहज और रोचक विषय हो गया। उसके बाद इनको उसमें इंटरेस्ट आने लगा और ये इनके लिए ईजी हो गया। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़े। अब आगे बता रहे हैं कि संस्कृत इनको ज्योमेट्री से भी थोड़ी टफ मालूम पड़ी। क्यों मालूम पड़ी? क्योंकि रेखा गणित में तो रटने की कोई बात न थी, वो तो दिमाग से काम करना था, परंतु संस्कृत में उनकी समझ से सब रटना ही रटना था। मीन्स उनको लगता था कि संस्कृत में सिर्फ रटना है। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था, मीन्स क्लास 4 से ही यह सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाता था। आखिर छठी कक्षा में जाकर मेरा दिल बैठ गया, मीन्स वो परेशान हो गए। संस्कृत शिक्षक बड़े सख्त आदमी थे, मीन्स वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहता था, मीन्स वो चाहते थे कि स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा सीख जाएं। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती थी, मीन्स कंपटीशन रहता था। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे, जो फारसी के मौलवी साहब थे, जो फारसी पढ़ाता है उसको मौलवी बोला जाता है, वो थोड़े सॉफ्ट नेचर के थे। विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते हैं कि फ़ारसी बड़ी सरल भाषा है, मीन्स वो लोग बातें करते थे कि जो फ़ारसी है वो संस्कृत से इजी है। और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं और मौलवी साहब भी बाय नेचर अच्छे थे। तो जो विद्यार्थी जितना याद करता है उतने पर ही काम निभा लेते हैं, मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ाने की कोशिश करते हैं और पनिशमेंट भी कम देते हैं। सहज होने की बात से मैं भी ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठा। तो गांधी जी ने जब ऐसा सुना मौलवी साहब के बारे में तो उनकी भी इच्छा हुई और वो भी जाकर के उस क्लास में बैठ गए। संस्कृत शिक्षक को इसका बड़ा दुख हुआ, तो जो संस्कृत के टीचर थे वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने गांधी जी को बुलाया और कहा कि तुमको जो कठिनाई हो मुझे बताओ, मैं तो सारे विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन शेयर विद मी। मैं तो सारे स्टूडेंट्स को अच्छे संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो उसमें तुम्हें रस की घूंटे मिलेंगी, मीन्स तुम्हें इंटरेस्ट आने लगेगा। अतः तुमको इस तरह निराश न होना चाहिए। मीन्स उन्होंने कहा कि तुमको एक बार ट्राई तो करना चाहिए, ऐसे ही निराश होकर के किसी और सब्जेक्ट को नहीं लेना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो, मीन्स फिर से मेरी क्लास में आओ। मैं शर्मिंदा हुआ। गांधी जी को इस बात का बहुत ज़्यादा शेम हुआ, मीन्स बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए वो। उन शिक्षक के इस प्रेम की अवहेलना न कर सका और उन्होंने उनके प्रेम की अवहेलना मीन्स उसको टाल न सके और मैंने संस्कृत सीखना जारी रखा। उसके बाद वो क्या किए, संस्कृत भी पढ़ना कंटिन्यू रखें। मैं यह जानता हूँ कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षण क्रम में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो भारत का शिक्षण क्रम है, उच्च शिक्षण क्रम मीन्स हाई लेवल का जो एजुकेशन है, वहाँ पर मातृभाषा यानी कि मदर टंग के अलावा के उपरांत राष्ट्रभाषा मीन्स नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी है उसके साथ साथ संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी उतना ही स्थान होना चाहिए जितना कि नेशनल लैंग्वेज हिंदी का और मातृभाषा का। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स किसी को भी डरने, वो ऐसा कहते हैं कि अगर इतने सारे लैंग्वेज सीखने की बात है तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि भाषाएं विधि पूर्वक पढ़ाई जाएं और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर ना हो तो पूर्वोक्त भाषाएं भार रूप न मालूम। वो कह रहे हैं कि मीन्स किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बच्चा जिस लैंग्वेज में सीखना चाहता है उसको उसी लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे को प्रेशर दे करके किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी लैंग्वेज को नहीं सिखाना चाहिए। ऐसे क्या होगा, वो जो लैंग्वेज होगा उसके ऊपर भार स्वरूप पता चलने, मीन्स उसको प्रेशर लगने लगेगा।
बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो बच्चा ईज़िली सारे लैंग्वेज को सीख जाएगा। 2-4 लैंग्वेज तो सीख ही जाएगा। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगम हो जाता है। मीन्स इनका मानना है कि अगर आपकी पकड़ एक भाषा पर मीन्स एक लैंग्वेज पर अच्छी तरह से बन जाती है तो बाकी के लैंग्वेज भी आप आसानी से सीख सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 5 हाई स्कूल में, जो गांधी जी से रिलेटेड था। गांधी जी की आत्मकथा द ट्रूथ ऑफ माय लाइफ, यानी कि सत्य के प्रयोग से लिया गया था। और अगर इसके एक्सप्लेनेशन में या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल देयर, मैं आपको समझा दूँगी। ओके, तो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।